बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जावेद चौधरी से 6 घंटे की मुलाकात महंगी पड़ गई है और अब जनरल बाजवा के गिर्द अवामी घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है। आज इमरान खान ने रही सही कसर भी निकाल दी है। तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई आम इजलास हुआ है। सिविल मिलिट्री लीडरशिप इसमें शरीक हुई है और ये तकरीबन 6 घंटे तवील इजलास था। एक दिलचस्प आलामिया जारी हुआ है। कौमी और सियासी क़यादत ने क्या फैसला कौम को सुनाया है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। फजल रहमान की हालत तशवीशनाक है। कौम से दुआओं की अपील की गई है और एक खत भी जारी किया गया है। इसी खत से आज की वीडियो का हम आगाज करने जा रहे हैं। फजल रहमान की उम्र भी काफी हो गई है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत है, उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अब उनकी अक्सर तबीयत नासाज रहती है। लेकिन जब वो सेहतमंद थोड़े से होते हैं तो इमरान खान पर थोड़ा सा अपना जो बोझ है वो हल्का करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर इस वक्त जो है वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हालात कितने संगीन हैं। और दुआओं की अपील की गई है। सेक्रेटरी जनरल है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने कारकुनान के नाम बाकायदा एक खत लिखा है जिसके अंदर बताया गया है, यानी अगर रूटीन के मुताबिक छोटी मोटी बीमारी हो और सिर्फ बंदा को बुखार हो तो इस तरह का खत लिखने की जरूरत अमूमन नहीं आती। तो ये एक गैर मामूली वाकया है कि जब आप बाज़ाब्ता तौर पर अपने कारकुनान को आगाह करते हैं और बताते हैं कि आप दुआ कीजिए, मौलाना साहब बीमार हैं, और सियासी सरगर्मियां भी डॉक्टर ने कहा है कि आप रोक दें। हालांकि कल तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, इल्जामात लगा रहे थे, और फिर जुमे के जो खुतबात हैं वहां पर भी प्लानिंग हो रही है कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो जो आइमा मसाजिद है, यानी कोई हल अब नहीं रह गया कि इमरान खान पर तमाम इल्जामात लग चुके, हमला कातलाना हो चुका, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा, इलेक्शन के अंदर मुकाबला कर नहीं सकते, अवाम हमें तस्लीम नहीं कर रही। तो अब जो उलमा है, खुतबा हैं, उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि जनाब आप इमरान खान की ऑडियो वीडियोस जो है उसको मौजू बनाएं और उसको दुनिया का गंदा तरीन आदमी जो है वो साबित करें। अब उन्होंने एक खत लिखा है कि मोहतरम व मुकर्रम जनाब सूबाई उमरा व नौजमा व अमूमी साहिबान जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजाज ग्रामी अमीर मरकजिया जमीयत कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकतुहुम आलिया की तबीयत काफी अरसा से मुसलसल नासाज रहती है। डॉक्टरों की हदायत को नजरअंदाज करते हुए कायदे जमीयत जमाती सरगर्मियों में मसरूफ रहे हैं, लेकिन अब डॉक्टरों ने उनकी बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए मजीद सरगर्मियों से सख्ती से मना किया है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की मरकजी मजलिस आमला ने डॉक्टरों की हदायत और कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान दामत बरकतुहुम आलिया की सेहत को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर उनके तमाम प्रोग्राम व सरगर्मियों को ताहुक्म सानी मनसूख करने का फैसला किया है। लिहाजा तमाम जमाती जिम्मेदारान और अहबाब से दरख्वास्त है कि कायदे जमीयत की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआओं का खसूसी एहतमाम करें। मजीद टेलीफोन या घर पर उनकी बीमार पुरसी की इजाजत नहीं है। ये नोट भी साथ लिख दिया गया है कि कोई बंदा उधर ना आए। अल्लाह ताला से दुआ है कायदे जमीयत का साया हमारे सरों पर कायमो दायम रखे। तो फजल रहमान साहब को यकीनन कोई गहरी बीमारी है, शायद उसका इजहार नहीं किया जा रहा। अक्सर वो बीमार रहते हैं, कोरोना के अंदर भी 2-3 मरतबा वो मुब्तला हुए हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती अता फरमाए और हदायत की दौलत भी नसीब फरमाए। अब एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और इजलास ज़ाहिर है 2 मरतबा हुआ है। 30 दिसंबर को गालिबन इसकी पहली नशिस्त हुई थी और फिर कुछ टारगेट्स रखे गए थे और मजीद डिस्कशन आज हुई है और आज आलामिया का इंतजार था। और ये जो आलामिया है ये बड़ा दिलचस्प है, यानी रूटीन के मुताबिक भी अगर कोई इजलास होता है तो उसका आलामिया इसी तरह का जारी होता है। यानी एक फौजी ऑपरेशन ज़ाहिर है टीटीपी के खिलाफ लॉन्च करने की बात है, लेकिन सबसे बड़ा जो सूबा है जो इसका स्टेक होल्डर है, जहां पर ये वाकयात ज्यादा रुनमा हो रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा है। वहां चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वजीर आला केपी के उनको इनवाइट नहीं किया गया। इसका बहुत सारे माने लिए जा सकते हैं कि शायद वहां पर कुछ ऐसी बातें करना मकसूद हो जो वजीर आला केपी के अगर होते तो वो इमरान खान तक पहुंच सकती थी। बहरहाल ये अलामिया जो जारी किया गया है
یعنی دہشت گردوں کے خلاف ہم جنگ بھی لڑتے ہیں، دوبارہ دہشت گردوں کو زندگی بھی مل جاتی ہے، دوبارہ سے ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم اور کتنے بوری بند لاشیں، دہشت گرد وہ کس طرح پالے گئے، پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کو نیست و نابود کیا گیا۔ الطاف حسین ختم ہوئے، وہ بیرون ملک چلے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی پھر ان کی تقریر پر پابندی لگی، فیصلہ ہوا کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، ان کا رات سے تعلق بھی بتایا گیا، لیکن کچھ ایم کیو ایم جو ہے باقی جو پاکستان میں موجود تھے وہ حلال ہو گئے، وہ عمران خان کی حکومت کے اندر شامل کیے گئے، اب ان کو علیحدہ بنا دیا گیا، اب وہ دھڑے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ممکن ہے جو الطاف حسین ہے وہ بھی آ جائیں۔ یعنی ایک وقت کا جو محب وطن ہوتا ہے، دوسرے لمحے وہ دہشت گرد یا غدار بن سکتا ہے، اور کبھی غدار ہو اور دہشت گرد ہو تو پھر وہ امن پسند بھی وہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا کھیل ہے جس سے بدقسمتی کے ساتھ ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اب ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے ہوں گے تو کیا وہ اس قتل و غارت میں، بتہ خوری کے اندر، بوری بند لاشوں میں، اور جو کچھ نقصان ہوا پاکستان کا اس میں شریک نہیں تھے؟ کیا ان کو پکڑنا نہیں چاہیے تھا؟ بہرحال یہ کھیل جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کی سرزمین کے ایک ایک انچ پر ریاست کی مکمل رٹ برقرار رکھی جائے گی، یہ فیصلہ ہوا ہے، اور فیصلہ کرنے والے اب وزیر اعظم صاحب جس دن وزیر اعظم بنے ہیں اسی دن فرد جرم عائد ہونی تھی۔ بہرحال یہ ساری کیا ان چیزوں کی رہ جاتی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کی سرزمین کا تحفظ کیا جائے گا، اور پھر کہا گیا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے زیرو ٹالرنس کے اپنے عزم کا اعادہ کیا، اور تشدد کا سہارا لینے والے کسی بھی اور تمام اداروں کے خلاف کارروائی کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا، ریاست کی پوری طاقت سے اس سے نپٹا جائے گا۔ اب اگر آج سے 15-20 سال پہلے کی اعلامیہ بھی نکالیں تو جملے آپ کو یہی ملیں گے، یعنی جیسے 75 سال سے پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، تو بدقسمتی سے یہ جملے ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس پر جتنی قربانیاں مسلح افواج نے، سیکورٹی فورسز نے دی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا نظر لگ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہیں، اور کتنا افسوس کا مقام ہے کہ دوبارہ وہ دہشت گرد جو ہے وہ پنپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر اب ظاہر ہے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیئرمین سارے جو تھے، اور فوجی قیادت اور سول قیادت موجود تھی۔ نیشنل ایکشن پلان اور نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے مطابق وفاق اور صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت کریں گی، صوبائی حکومت قیادت کریں گی، اور صوبہ خیبر کے وزیر اعلیٰ کو آپ نے جو ہے وہ دعوت ہی نہیں دی، جس میں عوام کی سماجی و معاشی ترقی کو مرکزیت حاصل ہے۔ سازگار و موضوع محفوظ ماحول کو یقینی بنانے میں مسلح افواج ایک ٹھوس ڈیٹرنس فراہم کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آپ نے آٹا، چینی، دال یہ مہنگی نہیں کہنی، ورنہ آپ پر جو ہے وہ کیس ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ، اور یہ ڈرانا دھمکانا شہریوں کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، اور شاید اس وجہ سے سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں، ملک کے اندر فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کارخانے آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے، اور ہم کن چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ اعلامیہ دلچسپ ہے، اللہ کرے کہ اس پر عمل جو ہے وہ ہو جائے۔ اب عمران خان صاحب نے آج پھر جو ہے وہ کچھ مزید باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں پھر جو ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے حوالے سے ہیں۔ اب دیکھیے کہ باجوہ صاحب جو ہے انہوں نے جس طرح ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ شاید اگر اس طرح پریس کانفرنس کریں گے تو عوام جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ سہم جائے گی، اور جیسا بھی ماحول بنے گا، لیکن لوگوں نے اٹھا کر پھینک دیا اس پوری پریس کانفرنس کو، وہ ویلیو اور وقت نہیں ملی، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہی سے جو لوگوں کے جذبات ہیں اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے جو بڑا اس وقت سیاسی رہنما ہے جس کی فالوئنگ ہے، اس کو جب آپ کنارے لگا رہے ہیں، آپ کے اختلافات ہیں آڈیو ویڈیو ادھر ادھر کر کے، تو وہ لوگ عملی طور پر ریئیکشن آتا ہے، اور اس کا جو ملبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر گرتا ہے، اور نواز زرداری جیسے لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر۔ اب عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور ویسے بھی آج ترجمانوں کی میٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سے ان کا احتساب نہ کرنے پر اختلاف ہوا، کچھ باتیں نہیں ہے اس کے اندر۔
जो खुलकर उन्होंने पहली मर्तबा की है। उन्होंने कहा जनरल बाजवा करप्शन को बुरा ही नहीं समझते थे। जनरल बाजवा को कहा तरक्की करनी है तो करप्शन पर काबू पाना होगा। 2 करप्ट खानदानों ने फौज के अलावा बाकी इदारे तबाह कर दिए हैं। गरीब ममालिक में तरक्की ना होने की वजह हर जगह जरदारी और शरीफ खानदान जैसे लोग बैठे हुए हैं। जनरल बाजवा की सबसे बड़ी गलती करप्ट लोगों को छूट देना थी। चीन ने गुज़श्ता 8 बरसों में तकरीबन 450 वुज़रा को पकड़ा। पाकिस्तान में किसी करप्ट को पकड़ा नहीं जाता। शरीफ खानदान ने तस्लीम किया कि उनकी 4 जायदादें हैं, लेकिन फिर भी उनको बचाया गया। जनरल बाजवा पर एतमाद करता था। मैं समझता था कि एस्टेब्लिशमेंट मेरी तरह सोच रही है। समझ रहा था जितना दर्द करप्शन पर मुझे है इतना ही एस्टेब्लिशमेंट को है। जनरल रिटायर बाजवा इनको बुरा भला कहकर हमें इंडिकेशन देते थे, यानी पहले खुद ही इनको करप्ट बताते थे। लेकिन जनरल रिटायर बाजवा और हुकूमत ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म और मेरे साथ गद्दारों मुल्क दुश्मनों वाला सलूक किया। जनरल बाजवा ने आखिरी मीटिंग में अजीब बात की कि आपके लोगों की वीडियोज फाइलें हैं। जनरल बाजवा ने कहा आप प्ले बॉय हैं। मैंने कहा क्या मुल्क की एजेंसी का ये काम है? उन्होंने कहा हाँ मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। खान साहब कहते हैं मैंने कहा हाँ मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं प्ले बॉय रहा हूं। जब मुझे बताया गया हटाया गया तो लोग हमारे साथ खड़े हो गए। जनरल बाजवा को लोगों की राय को देखकर अपने आप को रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन वो फिर अपनी जिद पर अड़ गए। सबसे बड़ी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। मैंने उन्हें कहा है कि इत्तेहादी सियासत मुश्किल है, आप पीटीआई ज्वाइन कर लें। यानी ये परवेज इलाही और काव लीग की बात हो रही है। उनको कहा गया है कि आप पीटीआई ज्वाइन कर लें। एजेंसियां हमारे लोगों को तोड़ रही थी। जनरल बाजवा कहते थे कि हम न्यूट्रल हैं। जनरल बाजवा ने सबके सामने कहा कि ख्वाजा आसफ का रात 8 बजे फोन आया और फिर उनको एमएनए बनवा दिया गया। हारा हुआ था, उन्होंने हराम कमाया, मेरा उनसे मुवादना कैसे किया जा सकता है? यानी जरदारी और शरीफ की बात हो रही है। 2 माह पहले कहा था कि दीन के नाम पर मुझे कत्ल करेंगे। जीआईटी में सब कुछ सामने आ जाएगा। एफआईआर यानी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ और दीगर साफियों पर जुल्म हुआ। एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है कि हर काम कानून तोड़कर कर सकते हैं। ये चीजें बहुत खतरनाक है। जरूरी है अवाम और फौज एक पेज पर हों। ये फिर भी खान साहब दावत दे रहे हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर ना होने के बावजूद मैंने 40 साल का हिसाब दिया। मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि जनरल बाजवा शहबाज शरीफ के बहुत करीब थे। 1.5 साल से मेरे पास मालूमात आ रही थी। चोरों को मुसल्लत करके एनआरओ 2 दिया गया। पाकिस्तान के ऐसे खराब हालात कभी भी नहीं थे और ये किए गए और इनको समझाया भी था, लेकिन ये नहीं माने। आईएमएफ अब जो है वो कर रहा है। एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ है वो खुशहाल है। आगे वो कहते हैं जनरल रिटायर बाजवा ने आदम सवाती और शहबाज गिल के साथ जो किया, रूल ऑफ लॉ को तबाह किया। पाक फौज पाकिस्तान का मुनज़्ज़म इदारा है। एस्टेब्लिशमेंट को, बड़े बड़े माफियात को खत्म और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना होगा। हमें कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील हो गई हैं। हम चाहते हैं ये फासले खत्म हो और आगे बढ़े। एस्टेब्लिशमेंट ने साफ और शफाफ इलेक्शन का फैसला न किया तो हालात कहीं श्रीलंका जैसे ना हो जाए। 9 अप्रैल को हटाया गया और 10 अप्रैल को आवाम बाहर निकले। जब हटाया गया तो 10 दिनों के अंदर हमने बड़े जलसे किए। मुझे शुरू में पता चल गया, लेकिन वो कहते हैं ये एक्सटेंशन के बाद जो है वो जनरल बाजवा बदले नजर आए। उन्होंने कहा कि छोड़े मैशत पर तवज्जो दें, ये करप्शन को छोड़े। ज़ाहिर है नून लीग पीपल्स पार्टी उन्होंने भी वोट दिया था और वोट तो किसी शर्त पर ही दिया गया था। तो पता चला हमारे खिलाफ साजिश हो रही थी। मैंने जनरल बाजवा को कहा कि अगर एक्सटेंशन देना मकसद है तो हम दे देते हैं। तो ये सारी चीजें साग डार और सारी चीजें उन्होंने बयान की हैं। एक मरतबा फिर खान साहब ने खोलकर, और जो एक किस्म का जो अवामी कटहरा है, अवामी जो घेरा है, वो खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ तंग करते जा रहे हैं, मजीद बातें खोल रहे हैं। तो जब मंसूर अली खान और जावेद चौधरी जैसों के साथ जो मुलाकात हो रही है, उससे मजीद एक तरफ खान साहब इल्जामात लगाते हैं, दूसरी तरफ जनरल बाजवा साहब इल्जामात लगाते हैं, क्लियर करते हैं। तो जवाब और जवाब उल जवाब का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।